नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हम चाहते क्या है, इस चैप्टर में क्या हो, इस चैप्टर में सिर्फ मेंडल 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 हो। हर जगह सिर्फ मेंडल का ही नाम हो, क्योंकि ग्रिगोर जोहान मेंडल ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल का हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। मेंडल का हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा लास्ट लेक्चर में। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमने क्या क्या सीखा वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मेंडल के 3 लॉज के बारे में। ओके, राइट? नाउ लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू व्हिच सेज कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फाइंडिंग था, इट इज बेस्ड ऑन विच बाइनोमियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फाइंडिंग्स थे, इट इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ax प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। अब जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? ax प्लस बी वाई मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस बी वाई। वाह सर, आप बायोलॉजी से मैथ सिखाने लगे? नहीं नहीं, मैं बायोलॉजी ही सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से। अब ax प्लस बी वाई द होल स्क्वायर में a का वैल्यू इज हाफ, x के बदले कैपिटल T, b का वैल्यू हाफ, y का वैल्यू स्मॉल t। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जब F1 हाइब्रिड जो कि था कैपिटल T स्मॉल t, जब ये गैमेट्स बना रहा था, सो आधे गैमेट्स में कैपिटल T था और आधे गैमेट में स्मॉल t था। देखो ना, दो में से आधा, ओके, यानी आधे गैमेट में कैपिटल T है और आधे में स्मॉल t है बेटा। अब उसके हिसाब से अगर हम लोग इसको एक्सपांड करें, सो व्हाट आई गेट इज हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t। अब जब F1 सेल्फिंग हो रहा था, F1 सेल्फिंग वाला स्टेप, ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है बेटा, उसको ध्यान से देखो अगर तुमको नहीं पता है तो। जिन बच्चों को पता है फॉलो करो आगे। अब यहां क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट को फर्स्ट से कंबाइन करते थे, तब जाके मुझे कैपिटल टी मिल रहा था। फिर मैं फर्स्ट को सेकंड से कंबाइन करता था, मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा था। सेकंड को फर्स्ट से कंबाइन करता हूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा था, और जब सेकंड को सेकंड से कंबाइन करता हूं तो स्मॉल टी मिल रहा था। यानी चार में से एक ये वाला फॉर्मूला आया 1/4, चार में से दो ये वाला फॉर्मूला आया बेटा मेरे को, और चार में से एक ये वाला फॉर्मूला आया। अब देखो ना, जब मैं इसको और इसको कंसीडर करता हूं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इसका 1/2, और ये टी और टी साथ में आएगा बेटा, कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी कितना पॉसिबिलिटी में आएगा? 1:4 के पॉसिबिलिटी में आएगा ना। फिर वैसे ही जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, सो ये भी 1:4 में आएगा, बट कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा 1:4 में, और 1:4 ऐसा दो बार आया तो 2:4 हो जाएगा बेटा। यानी बेसिकली एमसीक्यू क्या आएगा मालूम है? ये तो मैंने काफी डिटेल में सिखा दिया, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है बेटा। सिर्फ इतना याद रखना, इट इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सो इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ax प्लस by द होल स्क्वायर। इतना याद रखना, ठीक है? फाइन। अब जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ये वाला सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे का पार्ट याद रखेंगे, बट मैं टाइम दूंगा तुमको स्क्रीनशॉट लेने का बेटा। रुक जाओ, अब जो मेन पॉइंट है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं।
सो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम लोग रिवाइज करें बेटा, तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आया था? फिनोटिपिक रेशियो वाज 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो कितना आया था बेटा? जीनोटिपिक रेशियो वाज 1:2:1। अब ये जो क्रॉस हमने किया था ये टॉल और डॉर्फ का था। जिसमें से फिनोटिपिक रेशियो के हिसाब से 3 टॉल आ रहा था और 1 डॉर्फ आ रहा था, और जीनोटिपिक रेशियो के हिसाब से एक कैपिटल टी आ रहा था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी स्मॉल टी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब उसी तरह से अगर तुझे नीट में पूछ लें कि समझो राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस किया रहता, तो खाली एग्जाम्पल बदल रहा है ना, बट आंसर सेम रहेगा। सो फिनोटिपिक रेशियो के हिसाब से कितना राउंड आता? अब टॉल के बदले राउंड बोलना है, सो 3 राउंड आता और 1 रिंकल्ड आता। जीनोटिपिक रेशियो के हिसाब से एक अपने को कैपिटल आर मिलता, 2 कैपिटल आर और 1 स्मॉल आर, यानी एक होमोजाइगस राउंड, 2 हेटेरोजाइगस राउंड और 1 होमोजाइगस रिंकल्ड। ऐसे ही समझो तुमको पूछ लिया कि अगर एक्सियल को टर्मिनल के साथ क्रॉस किया है, तो कितना तुमको होमोजाइगस टर्मिनल मिलेगा? तो 1। कितना तुमको हेटेरोजाइगस एक्सियल मिलेगा? तो 2। और कितना तुमको होमोजाइगस एक्सियल मिलेगा? तो 1। इसके लिए तुझे पता होना चाहिए एक्सियल इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का टेबल। एक लेक्चर ध्यान से देखो। अगर लेक्चर तुम बीच में से देख रहे हो तो तुमको समझ में नहीं आएगा बेटा, इसको स्टार्टिंग से देखना होता है। और इसलिए मैंने कहा था ये चैप्टर में सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज और सॉल्विंग बहुत ज्यादा आता है। और इसलिए इस चैप्टर के लिए मैंने तुम्हारे अवस्थी सर को आराम दे दिया। मैं अवस्थी सर का छोटा भाई हूं और मैं तुमको ये चैप्टर सिखाने आया हूं, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा मुश्किल है। ओके, सो ध्यान दो सब लोग। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कितना भी बदले पर हमेशा आंसर सेम रहेगा। फिनोटिपिक रेशियो रहेगा 3:1, जीनोटिपिक रेशियो रहेगा 1:2:1। ओके, उसी तरह से हमने देखा मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो था 9:3:1, 9:3:3:1। और ये डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने किसके बीच में किया था? ये डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने किया था येलो राउंड, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इसको क्रॉस किया ग्रीन रिंकल्ड के साथ, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब इसका पूरा डिटेलिंग मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में समझाया है। इसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा था? जीनोटिपिक रेशियो में हम लोग याद रख रहे थे 1 और 1, बल्ले बल्ले, बीच में चोर, इधर थू, इधर 1:2:1:2। So the ratio was 1:2:2:4:1:2:1:2:1 स्वाहा, पूरा मंत्र जैसा हो गया। अब बात ये है बेटा, अगर तुझे एग्जाम में ये उल्टा पूछ ले, येलो राउंड के बदले समझो राउंड येलो बोले, तो सेम क्रॉस होगा, खाली फॉर्मूला चेंज होगा। राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन के साथ सॉल्व करना है। सो कुछ टेक्स्ट बुक में एग्जांपल बदल के देंगे, या तो समझो वो 7 कैरेक्टर्स में से कोई भी 2 कैरेक्टर ले लेंगे। समझो ये लोग बोल रहे टॉल एक्सियल, टॉल क्या होगा? कैपिटल टी, एक्सियल क्या होगा? स्मॉल कैपिटल ए। इसको क्रॉस किया मैंने डॉर्फ टर्मिनल के साथ। डॉर्फ क्या होगा? स्मॉल टी। टर्मिनल क्या होगा? स्मॉल ए।
सो करो इसको क्रॉस। जैसे मैंने ये सिखाया था और ये तुझे एग्जाम में पूछ सकते हैं, वैसे ही मैंने तुझे ये वाला सिखाया था और कोई और एग्जाम्पल भी नीट में आ सकता है घुमा फिरा के, पर हमेशा आंसर सेम रहेगा। फिनोटाइपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 रहेगा। इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक ये याद रख सकते हो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बराबर है। सो मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था। सो अगर दो मोनोहाइब्रिड है सो 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9। फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3। सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 1 3 3। सेकंड को सेकंड के साथ 1 1 1। सो उस तरह से ये रेशियो सेम ही आता है बेटा। अच्छा, अब इसको हमको बाय हार्ट करना है। 9:3:3:1 येलो राउंड क्रॉस्ड विद ग्रीन रिंकल। सो 9:3:3:1 इसमें पहला और आखिरी पेरेंट्स वाला ही वर्ड यूज करने का। सो ये येलो राउंड है, ये ग्रीन रिंकल है। अब खाली स्विच करो और रिदम पकड़ो। येलो राउंड येलो रिंकल, ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल। आहा, मजा आ गया सर। वंस अगेन, येलो राउंड येलो रिंकल, ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल, यही रिदम में बोलो। येलो राउंड येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल। इससे हमको ये पता चलता है कि 9 जो है, 9 बच्चे हैं येलो राउंड निकले, 3 बच्चे येलो रिंकल्ड निकले यानी नया क्वालिटी है, 3 बच्चे जो है वो ग्रीन राउंड निकले, ये भी नया क्वालिटी, और एक बच्चा ग्रीन रिंकल्ड निकला यानी पेरेंट्स के जैसा, ऐसा वो पीनट स्क्वायर में सबसे कॉर्नर वाला। सो इसमें 9 और 1 पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन है, यानी 10 बच्चे पेरेंट्स जैसे हैं, और 6 बच्चे 3 और 3, 6 बच्चे रिकॉम्बिनेशन है, उनमें नया कैरेक्टर आया। इसका एडवांस एमसीक्यू करेंगे ना तो ये और क्लियर होते जाएगा, इसमें बहुत मजा आ जाएगी बेटा। ओके, सो आई अंडरस्टैंड कि दिस इज येलो राउंड येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल्ड। फिर इसका फॉर्मूला पता लगाने के लिए मैंने एक अलग ही सेपरेट ट्रिक वाला लेक्चर बनाया है, शॉर्ट ट्रिक्स विद योयो बायो। उसमें ये सिखाया हुआ है, अगर तुमने नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको चेक करो बेटा। अब उसके अलावा मुझे और भी बहुत सारे पॉइंट्स तुमको सिखाना है, इसलिए ध्यान से सुनो। तो अगर क्वेश्चन आता है कि टॉल एक्सियल को मैं ड्वार्फ टर्मिनल के साथ क्रॉस कर रहा हूं, सो सेम रेशियो आएगा 9:3:3:1। अब जैसे हम लोग बोले थे ना, येलो राउंड येलो रिंकल, ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल, सो वैसे ही रिदम पकड़ो। टॉल एक्सियल पहला सेम बोलने का, टॉल एक्सियल, फिर टॉल टर्मिनल, फिर उसके बाद में ड्वार्फ एक्सियल, फिर ड्वार्फ टर्मिनल। देखो मैं वर्ड्स कैसे ले रहा हूं, पहला सेम वर्ड लेने का कि पहला 9 वाला है ना, पहला पेरेंट ही है। ओके, सो दैट इज टॉल एक्सियल। फिर उसके बाद में टॉल टर्मिनल, नया कैरेक्टर है। फिर उसके बाद में ड्वार्फ एक्सियल, फिर ड्वार्फ टर्मिनल। 9:3:3:1 यानी 9 बच्चे टॉल एक्सियल वाले होंगे, 3 बच्चे टॉल टर्मिनल वाले होंगे, 3 बच्चे ड्वार्फ एक्सियल वाले होंगे, और एक बच्चा ड्वार्फ टर्मिनल वाला होगा। ये मुंह जबानी आना चाहिए तुमको। ओके, सो दैट इज मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित कुछ ट्रिक्स हैं जो नीट एग्जाम में काम आते हैं। एक्चुअली ट्रिक्स नहीं है, पर कैसा ना, तुम बुक्स में इधर उधर रीड करोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ही फैंसी पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट तो मुझे आता ही नहीं था, पर कोई फैंसी पॉइंट नहीं है। ध्यान से देखो, ट्रिक्स में ना कुछ फॉर्मूलाज याद रखना। फॉर्मूला नंबर 1, 2⁻n। नेक्स्ट फॉर्मूला अगेन 2⁻n, देन फॉर्मूला इज 3⁻n, एंड देन फॉर्मूला इज 4⁻n। अब चाहे मोनोहाइब्रिड हो या डाइहाइब्रिड हो, इसमें हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं वो देखो। अगर कोई भी फॉर्मूला दिया हमको और पूछा नंबर ऑफ गैमेट्स, ये कितने गैमेट्स बना सकता है, नंबर ऑफ गैमेट्स यानी हाउ मेनी गैमेट्स इट कैन प्रोड्यूस। सो फॉर्मूला लगाने का 2⁻n। सर एक एग्जांपल दो ना, जैसे अगर समझो हमको ये दिया कैपिटल T,
और हमसे पूछा कि ये कितने गैमेट्स बना सकता है, तो हमको मालूम है कैपिटल टी दो ही गैमेट बना सकता है, एक कैपिटल टी वाला और ये कैपिटल टी वाला। तो इसने कितने गैमेट्स बनाए? दो। अच्छा, अब कैपिटल टी ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का है? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है। तो यहां जो n है ना, ये n का वैल्यू अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो n का वैल्यू होगा 1, और अगर तुम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हो तो n का वैल्यू होगा 2। वैसे ट्राई हाइब्रिड में n का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, अब कोई भी मोनो हाइब्रिड का फॉर्मूला दिखा, पूछा कितना गैमेट बना सकता है। ओके, सो ये मोनो हाइब्रिड है ना, फॉर्मूला क्या है? 2n। और क्योंकि मोनो हाइब्रिड है इसलिए n के बदले में 1 लगाऊंगा, सो 2 2 कितना आएगा? 2 ना। सो कितने गैमेट्स बनाए इसने? 2 गैमेट बनाए। वैसे ही समझो अगर हमको ये फॉर्मूला दिया, अब ये कितने गैमेट्स बनाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था, एक दो तीन चार गैमेट बना रहा है, और ये है डाई हाइब्रिड ना, सो सेम फॉर्मूला लगाओ 2n। बट n क्योंकि डाई हाइब्रिड है इसलिए n के बदले 2 लिखोगे, सो 2 4। सो कितने गैमेट्स बनाए इसने? 4। हाउ मेनी गैमेट्स दिस फॉर्मूला कैन फॉर्म? It can form 4 gametes. How many gametes this formula can form? It can form 2 gametes. Okay, तो ये यहाँ पे ट्रिक हो जाता है। इसका एक और एडवांस पॉइंट है, बताता हूँ थोड़ी देर में बेटा। नेक्स्ट, फिर 2n फिनोटिपिक टाइप्स में भी काम आता है। अब फिनोटिपिक टाइप्स मतलब हाउ मेनी फिनोटाइप्स। अब मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने फिनोटाइप मिले थे मुझे? अल्टीमेटली 3 टॉल मिले थे और 1 ड्वार्फ, यानी फिनोटाइप कितने हुए? 2। राइट। सो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो n के बदले में 1 लिखूंगा, तो इसीलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 2n, n के बदले 1, सो 2। इसलिए मुझे पता चलता है कि मुझे 2 फिनोटाइप मिला था। वैसे ही इसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर जीनोटाइप पूछा कि कितने अलग अलग तरह के जीनोटाइप्स मिलते हैं, तो फॉर्मूला 3n लगाने का। जीनोटाइप के लिए द फॉर्मूला इज 3n। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से चलते हैं, 3n, n के बदले 1 लगाओ, सो 3 इज इक्वल टू 3। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप कितने मिल रहे थे? ये एक जीनोटाइप है जिसका फॉर्मूला ऐसा है, दूसरा जीनोटाइप जिसका फॉर्मूला ऐसा है, और ऐसे फॉर्मूला वाला। सो 3 तरह के जीनोटाइप मिल रहे थे ना। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप्स अपने को 3 तरह के मिल रहे हैं। अब यही चीज डाई हाइब्रिड के लिए सोचो, 2n लगाओ, डाई हाइब्रिड में अगर फिनोटाइप पूछा है तो 2n। अब क्योंकि डाई हाइब्रिड है तो n के बदले 2 लिखोगे, 2 4 हो जाएगा। अब डाई हाइब्रिड में 4 तरह के फिनोटाइप्स मिल रहे थे ना, 1 2 3 4। अब ऐसे ही डाई हाइब्रिड में फिर जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप के लिए 3n वाला फॉर्मूला, n के बदले 2 लिखो, अब 3 का स्क्वायर 9। सो 9 अलग अलग तरह के जीनोटाइप। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये समझा? ये खाली ऑब्जर्वेशन है और फैंसी फॉर्मूला बनाए गए हैं। नंबर ऑफ गैमेट्स पूछा तो 2n, जहां n का वैल्यू मोनो हाइब्रिड के लिए 1, डाई हाइब्रिड के लिए 2, ट्राई हाइब्रिड रहेगा तो 3। नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछा तो 2n, मोनो हाइब्रिड है तो n का वैल्यू 1, डाई हाइब्रिड है तो n का वैल्यू 2। नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछा, ठीक है, जो फॉर्मूला इज 3n। वैसे ही अगर पूछा फाइनली पुनेट स्क्वायर में कितना ऑफस्प्रिंग मिल रहा था F2 जनरेशन में, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ओके, सो फॉर्मूला लगाने का 4n। अब ये ऑफस्प्रिंग वाला पार्ट अगर हम लोग मोनो हाइब्रिड में सॉल्व करें, मोनो हाइब्रिड में 4n, n का वैल्यू होगा 1, सो आंसर 4। अब तुझे याद है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1 2 3 4
4 बच्चे मिल रहे थे ना, 4 ऑफस्प्रिंग मिल रहा था, तो आंसर देखो 4 आ रहा है। वैसे ही ये वाला फॉर्मूला डाई हाइब्रिड में लगाओ, डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर मैं 4:n का फॉर्मूला लगाऊं, सो 4:2 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 क्यों? क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और 4 4 था 16। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का यूनिट स्क्वायर तुझे याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बच्चे मिल रहे थे ना। सो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के लिए फॉर्मूला है 4:n। इतना समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? अब एक स्पेशल केस सिखाता हूं। हाउ मेनी गैमेट्स पूछा था, फॉर्मूला इज 2:n, जहां n का वैल्यू इज मोनो हाइब्रिड के लिए 1 और डाई हाइब्रिड के लिए 2। बट अगर कभी भी कोई फॉर्मूला दिया है और वो फॉर्मूला देख के ये पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स इट कैन फॉर्म, टाइप्स ऑफ गैमेट, इसका मीनिंग मैं समझाता हूं। सो फॉर्मूला लेने का सेम 2:n, बट n का वैल्यू होगा द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। यहां सिखाता हूं मैं ये। अब यहां पे बात ऐसी है कि समझो कोई फॉर्मूला दिया हमको, अब फॉर्मूला दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट इट कैन फॉर्म, कितने तरह के गैमेट ये बना सकता है। तो देखो इसका एक गैमेट कैपिटल टी वाला है और एक स्मॉल टी वाला है। वही अगर फॉर्मूला होता कैपिटल टी, तो इसके दो गैमेट होते कैपिटल टी। अब इंग्लिश के हिसाब से ध्यान दो, यहां क्या था, यहां हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे हाउ मेनी गैमेट्स, यानी ये कितने गैमेट्स बना सकता है, ये 2 गैमेट्स बना सकता है। ये कितने गैमेट्स बना सकता है, ये भी 2 गैमेट्स बना सकता है। बट अगर ये पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट, इसने कितने तरह के गैमेट बनाए, इसने 2 तरह के गैमेट बनाए। एक गैमेट ऐसा जिसमें कैपिटल टी है, एक गैमेट ऐसा जिसमें स्मॉल टी है। इसने कितने तरह के गैमेट बनाए, इसने सिर्फ एक ही तरह का गैमेट बनाया, क्योंकि सारे गैमेट में कैपिटल टी है ना। ये समझा? तो अगर क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी गैमेट्स 2:n, जहां n का वैल्यू मोनो हाइब्रिड के लिए 1, डाई हाइब्रिड के लिए 2। बट अगर तुझे फॉर्मूला दिया है और पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट, ओके, सो फॉर्मूला लगाने का 2:n, जहां n विल बी हेटेरोजाइगस पेयर। अब इसमें हेटेरोजाइगस जोड़ी कितना है, ये एक ही हेटेरोजाइगस पेयर है ना। सो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2:n, n का वैल्यू हो जाएगा 1, ओके। So the answer is 2. So how many types of gamete I get? I get 2 types of gamete. अब इसमें अगर वो मैं फॉर्मूला लगाऊं, इसमें अगर मेरे को पूछा how many types of gamete it can form, so my formula is 2:n. अब n is heterozygous pair, यानी अलग अलग अक्षर। अब इसमें अलग अलग अक्षर तो है ही नहीं, so n का वैल्यू हो जाएगा 0 and a⁻0 is 1 ना। So how many types of gamete it will form? It will form only one type of gamete. एक ही तरह का गैमेट बना रहा है जिसमें सिर्फ कैपिटल टी है। बट अगर ये पूछा जाता है ये हाउ मेनी गैमेट्स इट विल फॉर्म, कितना गैमेट्स बनाएगा, तो 2। आगे सिखाता हूं, ये देखो। अगर अपने को ये फॉर्मूला दिया और पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट इट विल फॉर्म, तो इसमें हेटेरोजाइगस पेयर कितना है, अलग अलग अल्फाबेट वाला एक ही जोड़ी है ना, ये तो होमोजाइगस है। तो सेम फॉर्मूला लगा 2:n, और हेटेरोजाइगस पेयर सिर्फ एक ही आया, तो 2:1 2। सो ये कितने तरह के गैमेट बना सकता है, ये सिर्फ 2 तरह के गैमेट बना सकता है। बट अगर ये पूछा रहता कि हाउ मेनी गैमेट्स इट विल फॉर्म, तो हाँ 4 गैमेट बनाएगा ये होंगे उसके 4 गैमेट।
और 4 गैमेट में से कितने तरह के गैमेट बोले, तो ये तो एक ही टाइप है सेम, और ये भी एक ही टाइप है, तो इसने 2 तरह के गैमेट बने। अब मैं तेरा थोड़ा हार्ड रिवीजन कराता हूं, समझो अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला दे दिया हमको, और बोला कि ये फॉर्मूला से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट यू कैन ऑब्टेन, तो सिर्फ हेट्रोजाइगस पेयर जोड़ने का 2n फॉर्मूला मन में रखो। अब हेट्रोजाइगस पेयर कितना है, ये हेट्रोजाइगस है एक, ये होमोजाइगस है, इसको मत गिनो, ये भी होमोजाइगस है, इसको भी मत गिनो, ये हेट्रोजाइगस है, सो 2 आया ना, सो 2 सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट इट कैन फॉर्म ओनली 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। अगर फॉर्मूला दिया समझो और पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट इट कैन फॉर्म, सो फॉर्मूला लेने का 2n। अब इसमें n मतलब हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रोजाइगस पेयर में ये हेट्रोजाइगस है 1 2, ये भी हेट्रोजाइगस 3, ये भी हेट्रोजाइगस 4, सो 2 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, so it can form 16 different types of gametes। ये समझा बेटा। अब इसमें से है ना ये वाला जो है टाइप्स ऑफ गैमेट, इसका क्वेश्चन यूजुअली आता है नीट में बेटा। सो हाउ मेनी गैमेट्स पूछा तो 2n लगाओ, जहां n का वैल्यू मोनोहाइब्रिड के हिसाब से 1, डाइहाइब्रिड के हिसाब से 2। बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट पूछा ना, सो 2n लगाओ, जहां n में ना उस फॉर्मूला में दिए हुए फॉर्मूला में हेट्रोजाइगस जोड़ी गिनने का और फिर सॉल्व करने का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका ना जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा बेटा आगे के एडवांस लेक्चर में, तब तुझे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे थोड़े से स्मार्ट और एक्स्ट्रा मेहनती बच्चे हैं वो इसके बाद खुद ब खुद एमसीक्यू स्टार्ट भी कर सकते हैं, उनको पता चलेगा कि अवस्थी सर ने अच्छा ट्रिक दे दिया है। बट जिन बच्चों को फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो हम लोग और एग्जांपल्स के साथ इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा। अब फिलहाल के लिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये चैप्टर ना मैं फटाफट तुमको सिखा देता हूं बेटा, नहीं तो क्या वो तुम्हारा अवस्थी सर आएगा ना, फिर वो वापस तुमको ऐसा वैसा सिखाएगा। तो क्या मैं उसका छोटा भाई हूं ना, छोटा आदमी बहुत तेज होता है बेटा। ओके, सो मैं बहुत स्मार्ट तरीके से फटाफट ये चैप्टर फिनिश कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तो वो आएगा मेरे साथ झगड़ा करेगा, बोलेगा मेरे बच्चों को मैं ही सिखाएगा, तू जा यहाँ से। उसको बोलना नहीं है, मैं उसकी बुराई करता था। ऑलराइट, अब नेक्स्ट बात ये याद रखना बच्चों कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ओके, ये दोनों भी क्रॉस कराने के बाद, समझ रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों भी क्रॉस कराने के बाद उसने ना 3 लॉज ढूंढे थे बेटा। ओके, जिसको हम बोलेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। We can also call it as principles of inheritance। अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है बच्चों कि मेंडल ने 3 लॉज ढूंढे थे बेटा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 लॉ के बारे में मेंशन किया गया है, ओके, बट मेंडल ने एक्चुअली में 3 लॉ ढूंढे थे बेटा, जिसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, व्हेन 2 होमोजाइगस पेरेंट्स differing in one or more pairs of contrasting characters are crossed the character which appears in the F1 generation
is dominant and the character which does not appear in the F1 generation is recessive। क्या सर इतना इंग्लिश लिख दिया आपने? ए बेटा, इसको हम लोग ने तोड़ तोड़ के लिखा है, ये इंग्लिश से घबराने का नहीं। अब ये पहला लाइन क्या बोलता है? व्हेन टू होमोजाइगस पेरेंट्स, ये दोनों होमोजाइगस हो गए, मोनोहाइब्रिड वाले, ये भी दोनों होमोजाइगस पेरेंट है, डाइहाइब्रिड वाले। सो व्हेन टू होमोजाइगस पेरेंट्स डिफरिंग इन वन और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, अब दोनों को क्रॉस कर रहे हैं। अब ये मोनोहाइब्रिड वाला है, ये डाइहाइब्रिड वाला है, इसीलिए ना सेंटेंस में लिखा है वन और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो दीज आर टू होमोजाइगस पेरेंट्स, दे आर डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। These are two homozygous parents which are differing in two pairs of contrasting characters. So इसलिए ना सेंटेंस फ्रेमिंग क्या कह रहा है, ये पूरा ग्रामर क्या कह रहा है, ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि मोनोहाइब्रिड का स्टार्ट सोचो और डाइहाइब्रिड का स्टार्ट सोचो। When two homozygous parents differing in either one or more pairs of contrasting characters are crossed, जब इनका शादी होता है ना, जब क्रॉसिंग होता है, सो वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में आता है वो डोमिनेंट कहलाता है, और वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाता है उसको रिसेसिव बोलते हैं। कई बार है ना, कैरेक्टर के बदले फैक्टर वर्ड लिखते हैं, जीन वर्ड, एलील वर्ड लिखते हैं। द एलील व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन, यानी द जीन व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन इज डोमिनेंट एंड द जीन व्हिच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन इज रिसेसिव। इस तरह से तुमको ये लिखना है, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जाहिर सी बात है ना, जब इन दोनों का क्रॉसिंग किया तो F1 वाला बच्चू जो था वो तो टॉल निकला, सो टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और डॉर्फ खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया F1 जनरेशन में, सो डॉर्फ क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। वैसे यहाँ पे F1 जनरेशन में जो बच्चू था वो येलो राउंड निकला, सो येलो और राउंड डोमिनेंट हो गए, और ग्रीन और रिंकल्ड खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सो वो क्या हो गया, रिसेसिव। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ओके, अब बात ध्यान से सुनो। सेकेंड और थर्ड लॉ में ना एक ट्रिक बता देता हूं, दोनों का स्टार्ट सेम ही लिखना। सर मेरे टेक्स्ट बुक में अलग लिखा है, सर आपने द नहीं लिखा, आपने इज ऑफ नहीं लिखा, एक ग्रामर मत देखा, कॉन्सेप्ट देखा। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंग्लिश को इतना ध्यान मत दो, सिर्फ मेन मेन कॉन्सेप्ट देखो। अब मैं तुमको ये इजी बना के दे रहा हूं बेटा। सेकेंड और थर्ड लॉ का स्टार्टिंग में यही लिखना, व्हेन द F1 हाइब्रिड forms gametes, when the F1 hybrid forms gametes, the alleles separate का हाई-फाई वर्ड है सेग्रीगेट, तो ये भी बोल सकते हैं, the alleles segregate and enter into the gametes। यानी अब F1 हाइब्रिड क्या होता है, यानी F1 जनरेशन का जो बच्चू था, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में ये फॉर्मूला आ रहा था ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे F1 हाइब्रिड, वो भी किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। अब जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा तो F1 जनरेशन में ये फॉर्मूला आ रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 हाइब्रिड ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस।
तो पहला सेंटेंस क्या है, व्हेन F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट्स, जब ये गैमेट बनाता है तो ये गैमेट बनाएगा तो क्या होगा, the alleles will separate, ये जो एलील है alternative forms of genes, alleles are alternative forms of genes, alleles are alternative forms of genes, ये ग्रामर भूलना मत, alleles are alternative forms of genes. So जब ये F1 हाइब्रिड एलील बनाएगा ना तो क्या होगा, ये गैमेट्स बनाएगा तो ये दोनों एलील सेपरेट होंगे. So the alleles will separate, capital T and small t will separate and they will enter into the gamete. अब ये गैमेट है तो इसके अंदर गया ना सेपरेट होके. क्लियर है बेटा. अब यहां पर भी सेम हो रहा है ना, ये सब के सब अल्फाबेट सेपरेट हो रहे हैं तो यहां ये मिल रहा है, इस तरह के 4 गैमेट्स मिल रहे थे बेटा. तो जब भी F1 हाइब्रिड गैमेट बनाता है तो उसके एलील्स सेपरेट होते हैं और गैमेट्स के अंदर घुसते हैं. अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर गैमेट प्योर है, यानी हर गैमेट के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर एलील है. जैसे यहां हाइट को लेकर एक ही एलील है कैपिटल टी, यहां भी हाइट को लेकर एक ही एलील है स्मॉल टी. सर यहां तो 2 एलील है पर 2 अलग अलग कैरेक्टर को लेके है ना. येलो कलर हो गया और राउंड शेप हो गया, यानी सीड कलर को लेके तो एक ही एलील है ना उसके पास, और सीड शेप को लेकर भी उसके पास सिर्फ एक ही एलील है, यानी हर गैमेट अपने आप में प्योर होता है. सो इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं. और इसका दूसरा सेंटेंस आता है, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर for a particular character. Gametes are always pure for a particular character. Very very important. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बेटा. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे मेंडल का थर्ड लॉ. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये 2 लॉ ही दिया था बेटा, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, बट एक्चुअली मेंडल का 3 लॉ है बेटा. द थर्ड लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेम स्टार्ट लेना है. व्हेन द F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट, सेकंड लॉ में यही स्टार्ट लिया था ना. इसको 2-3 बार बोलो मेरे साथ. व्हेन द F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट, व्हेन द F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट. ओके, सेम स्टार्ट लेना बेटा, क्योंकि कई बार है ना ये लॉ में कैसा ना सेंटेंस टू सेंटेंस चाहिए और तुम सेंटेंस का स्टार्ट भूल जाओगे ना तो पूरा लॉ भूल जाते हो. ओके, तो इसको याद रखना जरूरी है. अब व्हेन द F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट ना, उसमें थोड़ा चेंजेस मैं करूंगा. व्हेन F1 हाइब्रिड when F1 hybrid forms gametes, देखो सेम स्टार्ट ले रहा हूं बट इसमें ना बीच में मैं कुछ जोड़ने वाला हूं. सो when the F1 hybrid, अब उसके बारे में बात करूंगा, possessing one or more pairs of contrasting alleles, or you can say factors or genes. So when the F1 hybrid forms gamete, ऐसा नहीं बोलेंगे. When the F1 hybrid possessing one or more pairs of contrasting alleles or factors forms gametes, the inheritance of one pair of contrasting character is independent
ऑफ अदर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब भी F1 हाइब्रिड गैमेट बनाता है ना, सो इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का ट्रांसमिशन दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के ऊपर निर्भर नहीं है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। इसका मीनिंग मैं समझाता हूं। इसका मीनिंग ये है कि जब मैंने येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड को क्रॉस किया था, तो F1 जनरेशन में मुझे ये फॉर्मूला आया। अब ये क्या है? ये F1 हाइब्रिड है। सो व्हेन द F1 हाइब्रिड possessing one or more pairs of contrasting factors, अब इसके पास तो 2 pairs of contrasting characters कंसीडर किया ना बेटा। जब ये गैमेट बनाएगा ना, तो इसमें कहने का मतलब ये इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब एक कैरेक्टर ले लो जैसे कलर ऑफ द सीड, और दूसरा कैरेक्टर ले लो जैसे शेप ऑफ द सीड। सो कलर का कौन सा वाला अल्फाबेट कौन से गैमेट में जाएगा, ये सीड के अल्फाबेट पर डिपेंडेंट नहीं है। यानी यहां अगर कैपिटल वाई आया, यहां कैपिटल वाई आया, यहां स्मॉल वाई और स्मॉल वाई आया, सो यहां कैपिटल वाई इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां कैपिटल आर आने वाला है। वो कैपिटल आर तो अपना इंडिपेंडेंटली अलग से आया बेटा। यहां कैपिटल वाई इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां स्मॉल आर आने वाला था। सो यहां मतलब ये है कि जो कलर के जो इनहेरिटेंस पैटर्न है और कलर के जो जीन्स है, वो जब ट्रांसमिट होते हैं आगे की तरफ, तो वो निर्भर नहीं करते हैं शेप के अल्फाबेट्स पे और शेप के ट्रांसमिशन पे। इसीलिए तो हमको फाइनली डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जहां मैंने येलो राउंड और ग्रीन रिंकल को क्रॉस किया, तो मुझे क्या क्या मिला? मुझे फिनोटाइपिक रेशियो मिला 9 येलो राउंड, फिर 3 मेरे को येलो रिंकल्ड भी मिला, फिर 3 मेरे को ग्रीन राउंड भी मिला, और एक मुझे ग्रीन रिंकल्ड भी मिला। अब ये लॉ को है ना बहुत ही पेचीदा बना दिया, क्योंकि इसका इंग्लिश बहुत हाईफाई लगा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट यानी बिहेवियर। सो उनका जो बर्ताव है ना वो इंडिपेंडेंट है, यानी कलर का बर्ताव शेप के बर्ताव पर निर्भर नहीं करता है। अगर ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी येलो अगर ये बोलता कि जहां राउंड जाएगा ना मैं वहीं पर जाऊंगा, तो देखो फिर F2 जनरेशन में हमको सिर्फ 2 ही तरह के बच्चे मिलते हैं ना, ये बच्चे तो मिलते नहीं, तो हमको सिर्फ पेरेंट्स वाला टाइप मिलता था। अब ये क्यों मिला? क्योंकि येलो यहां इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे बच्चों में राउंड भी आने वाला था, वो इंडिपेंडेंटली मिले हैं दोनों। येलो यहां इसलिए नहीं है क्योंकि यहां रिंकल आने वाला था। सो येलो का इनहेरिटेंस यानी कलर का इनहेरिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप का इनहेरिटेंस। आसान भाषा में, मैं और मेरा भाई, तू और तेरा भाई, हम लोग घर से निकले और हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। अब एक स्टेशन पे ना मैं और मेरा भाई वापस मिल गए, हम लोग इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर रहे थे, घर से निकलने के बाद अलग अलग हो गए। ओके, फिर एक स्टेशन पे मैं और मेरा भाई मिल गए। अब मेरा भाई वहां पे इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं वहां आने वाला था, नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर रहे थे, अपने अपने रास्ते जा रहे थे, पर अचानक से मिल गए। थोड़ा आगे और स्टेशन पे गए तो मैं और तू मिल गए, और आगे के स्टेशन पे गए तो तू और मेरा भाई मिल गए, और आगे की तरफ गए तो तू और तेरा भाई मिल गए। अब यहां बात यही है बच्चों कि मेरा और तेरा आपस में मिलना एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता। हम लोग इंडिपेंडेंटली निकले थे पर रास्ते में हम लोग एक दूसरे से मिल गए। उसी तरह से द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इतना याद रखने का। आगे अब जरूरी बात करते हैं। जरूरी बात में ये याद रखना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तीसरा लॉ दिया नहीं है। नेक्स्ट, ये तीनों लॉ में से मेंडल का फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस,
और मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोलना मत सर को स्पेलिंग नहीं आता, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों भी जो लॉ है ना, ये आगे चल के ये लॉ फेल हो गए, क्योंकि इन लॉज के खिलाफ बहुत सारे एक्सेप्शंस मिले बेटा। मेंडल का जो लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुआ, यानी आज भी जो चल रहा है, वो है मेंडल का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और सेग्रीगेशन वाला पॉइंट, जब भी गैमेट सेपरेट होते हैं, वो पॉइंट ट्रू क्यों हो गया? क्योंकि हमने सेल डिवीजन में मियोसिस देखा है कि जितना भी क्रोमोसोम है वो आधा आधा होगा। अब गैमेट्स के अंदर, गैमेट्स तो अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, और मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन। सो जो डिप्लॉयड कंडीशन है ना, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वो हाफ हाफ हो जाता है गैमेट में। सो क्रोमोसोम से सेपरेट होते हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन्स है, जीन्स को मेंडल फैक्टर बोलता था, और यहां यही हो रहा है ना, फैक्टर सेपरेट हो रहे हैं, अल्फाबेट सेपरेट हो रहे हैं। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सही साबित हुआ, यानी मेंडल ने उस जमाने में ही ये सोच लिया था, वो सही साबित हुआ। उसका पहला और तीसरा लॉ चला नहीं मार्केट में, उसका पहला और तीसरा लॉ फेल हो गया बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन। चलो अब एक छोटी सी बात है, मेंडल का जो पहला और तीसरा लॉ चला नहीं, उस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब मेंडल ने इतना कुछ सिखा के, एक्सपेरिमेंट करके, उसका रिकॉर्ड बना के मेंडल तो चले गए, उन्होंने दुनिया को इतना ज्ञान दिया। बट मेंडल के बाद जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि मेंडल ने जो सारे पॉइंट्स को जनरलाइज किया है, वो सारे पॉइंट्स हर बार ट्रू नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा था, मेंडल ने जो कुछ भी कहा था, वो सत्य है, पर सिर्फ पी प्लांट के लिए, पाइसम सटाइवम के लिए। जब साइंटिस्ट ने और उसको एक्सपेरिमेंट किया बाकी के ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो मेंडल का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ गलत साबित हुआ, और मेंडल का सिर्फ सेकेंड लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था बेटा। अब इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज जो पढ़ने वाले हैं ना, उसको बोलते हैं नियो मेंडलिज्म, और इसको हम पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, और इसको हम एक्सेप्शन और क्रिटिसिज्म टू मेंडल्स प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। सो मेंडल ने जो कुछ भी खोजा, जो कुछ भी ढूंढा, उसके खिलाफ एक्सेप्शन मिला, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई कि ऐसा हर बार सच नहीं है। अब इसमें टोटल हम लोग 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स में, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा सही नहीं होता है, कई बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इसलिए इसको पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोला। पोस्ट यानी बाद में, यानी मेंडल के बाद इन बातों का पता चला। इसको नियो मेंडलिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि नियो का मतलब होता है न्यू, यानी मेंडल के ही फाइंडिंग्स में कुछ न्यू पॉइंट्स ऐड किए गए। सो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर आएगा को डोमिनेंस, फिर उसके बाद आता है मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स के बाद है प्लियोट्रोपी, और लास्ट में आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। अब बच्चों आने वाले लेक्चर में हम लोग ये 5 टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये 5 टॉपिक के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक बीच में आएगा, दैट इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस।
सो अभी मेरे अगले लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस फिनिश कर लेंगे, याद रखना। उसके बाद ये पांचों टाइटल बाय हार्ट करके रखना। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पूरा सॉल्विंग कराऊंगा, को डोमिनेंस का पूरा क्रॉसिंग उसका भी सॉल्विंग है। इसका एक एक करके पूरा डिटेलिंग आएगा बेटा। सो अब बचा है अपना टोटल 6 टॉपिक, जिसमें से पहले बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को अटैक करेंगे, उसके बाद इसको अटैक करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये बेटा ऑलराइट, चलो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने मेंडल के 3 लॉज के बारे में बात किया, उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस के ट्रिक्स और फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया, 2n, 2n, 3n, 4n, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट अगर पूछा, सो 2n, जहां n विल बी हेटेरोजाइगस पेयर, ओके। सो उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है बेटा। और फिर हमने मेंडल के 3 लॉ और उसके एक्सेप्शंस के बारे में बात किया। अब 6 टॉपिक बचा है, 1 एंड दीज 5। धीरे धीरे करके हम लोग उसको भी टारगेट करेंगे। इसका नोट्स बनाओ, सब चीज का नोट्स बनाओ प्रॉपर्ली। नोट्स मुझे सेंड करो तुम लोग, मैं तुमको आगे के लेक्चर में और भी डिटेल में कराऊंगा। टिल देन मन लगा के पढ़ते रहिए। रीड बायो, ब्लीड बायो, क्यों बायो। थैंक यू।